अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज की इस वीडियो में हम कैलकुलस बाय जेम्स स्टीवर्ट्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर एक्चुअली हमने सेक्शन 1.1 को प्रॉपर्ली डिस्कस करना है। ये चैप्टर नंबर 1 है। इसका टाइटल आपके सामने शो हो रहा है, फंक्शंस एंड मॉडल्स। ऑब्वियसली हमने इस चैप्टर के अंदर फंक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी ग्राफिक्स, डेफिनेशन, उसके फार्मूले मुख्तलिफ और फिजिकल अपीयरेंस और फंक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स, उसके यूजेस, इन सब को प्रॉपर्ली डिस्कस करना है। और फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। हमारी आज की वीडियो जिस सेक्शन से मुताल्लिक है उसका नाम आपके सामने शो हो रहा है, 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और फंक्शन को कितने तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, उन तमाम मेथड्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। एक-एक एग्जांपल भी की जाएगी और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ स्टेटमेंटल फॉर्मेशन के अंदर हम डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे। मेन डेफिनेशन की तरफ आने से पहले आप ज़रा ये फिगर देखें। आप यूँ समझ लें कि ये जो दरमियान में बॉक्स नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक कंप्यूटर है। अब जैसा कि हम कंप्यूटर के अंदर अपनी मर्ज़ी से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके बदले में हमें हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाता है, तो हमारी आज की जो डेफिनेशन है फंक्शन की, वो भी इसी फिनोमेना के तहत काम करती है। अगर हम कंसीडर कर लें कि दरमियान वाला बॉक्स जो है, ये जो फिगर बनी हुई है, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक प्रोसेसर है। हम इसमें इंस्ट्रक्शंस जो है इंसर्ट करते हैं, जैसे यहाँ आपके सामने शो हो रहा है, मैंने इनपुट का नाम दिया है। तो बदले में कंप्यूटर प्रोसेस करके, या जो भी आपका प्रोसेसर होगा वो प्रोसेस करके दी गई इंस्ट्रक्शंस को आपको आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है, ये आपकी आउटपुट होगा। तो फंक्शन भी सेम क्राइटेरिया के तहत काम करता है। फंक्शन भी आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोसेसर होता है, जिसमें आप अपनी तरफ से इनपुट्स इंसर्ट करते हैं और वो प्रोसेस करके आपको बदले में आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसको प्रॉपर्ली डेफिनेशन इसकी डिस्कस करते हैं और फिर इसकी एग्जांपल और ग्राफिक को भी प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंटल डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आपके सामने शो हो रही है, बाद में मैं इसे ग्राफिकली क्लियर करूँगा। ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is a rule that assigns to each element small x in a set capital X exactly one element called f of x in a set y. Generally, it is represented by y equals f of x. Here, capital set X is called domain, set y is called codomain, and possible answer that will be images called range. Small x is called independent variable and small y is called dependent variable in the formation y equals f of x. ये डेफिनेशन है। अब इसको हम ग्राफिकली क्लियर करते हैं। अब अगर हम इस डेफिनेशन को ग्राफिकली देखें तो ग्राफिक्स आपके सामने शो हो रही है, इससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लेफ़्ट साइड पे हमने एक सेट एक्स कंसीडर कर लिया और आपके सामने शो हो रहा है, मैंने इसके दो एलिमेंट ले लिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल ए और एक डॉट। इस तरह से राइट साइड पे हमने एक सेट ले लिया कैपिटल वाई और वहाँ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए और एक डॉट जो है उसे हमने लिख लिया। अब यहाँ से आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। आप इस फिगर में ऑब्जर्व करें कि स्मॉल एक्स जो है लेफ़्ट साइड पे, उसका राइट साइड पे सिर्फ एक आंसर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स। स्मॉल ए का राइट साइड पे एक आंसर आ रहा है, एफ ऑफ ए। तो ऐसा रूल, ऐसा कनेक्शन दो सेट्स के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, सेट ज़रूरी नहीं है, ऐसा रूल दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में हो कि जब आप अपनी तरफ से इंसर्शन करें, इंस्ट्रक्शन पुट करें, जैसे कि मैंने प्रोसेसर की बात की थी, तो बदले में आपको एक ही आंसर मिले, ना कि दो आंसर मिलें। तो इस सूरत में आप दिए गए रूल को, दिए गए कनेक्शन को बिटवीन टू सेट्स फंक्शन का नाम देंगे। अब इसमें देखें तो ये नहीं है कि आपके पास लेफ़्ट साइड में ए है तो आगे उसके दो आंसर आ रहे हैं। मैं आगे आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो अगर आपके पास दो सेट्स के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ऐसा कनेक्शन हो कि डोमेन के एलिमेंट्स की रेपिटेशन ना हो, मतलब उसके एक से ज़्यादा आंसर ना आ रहे हों, तो इस सूरत में दो सेट्स के दरमियान दिया गया कनेक्शन जो है, जिसे हम रूल का या रिलेशन का नाम देंगे, वो सेट कहलाएगा। हम जो इंसर्शन करेंगे, जो हमारी इनपुट होगी, जो यहाँ मैं कैपिटल एक्स से प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसे हम डोमेन का नाम देंगे और जो हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आएगी वो रेंज कहलाएगी और जो पॉसिबल आउटपुट होगी वो आपकी कोडोमेन कहलाएगी कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर, जो पॉसिबिलिटी हो वो कोडोमेन कहलाती है। और जब एग्जैक्ट आंसर आ जाते हैं तो वो आपके पास रेंज कहलाती है। इसको मज़ीद हम क्लियर करते हैं इसकी निगेशन लेकर। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके पास फिगर फंक्शन होगी और फिगर जो है फंक्शन नहीं होगी। अब ये एग्जांपल आपके सामने शो हो रही है।
इसमें एक तरफ फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है और दूसरी तरफ जो है फंक्शन ना होने की डेफिनेशन दी गई है। अगर आप लेफ्ट साइड वाली फिगर को देखें तो जैसे कि मैंने आपको कहा डेफिनेशन में कि आपके पास डोमेन या इनपुट का आंसर आगे सिर्फ यूनिक आना चाहिए, तमाम एलिमेंट्स बिजी भी होने चाहिए और आंसर भी एक आना चाहिए। तो ऑब्जर्व करें, लेफ्ट साइड वाली फिगर में 10 का आंसर 2 है यानी यूनिक इमेज है, 3 का आंसर 3 है यूनिक है, 4 का आंसर 8 है विद रिस्पेक्ट टू 4 ये यूनिक है, चाहे वो आगे 5 का आंसर भी 8 आ रहा है, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो लेफ्ट साइड वाली फिगर के यूनिक इमेज के साथ है। राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड वाले का 2 आंसर आ जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 का आंसर भी एक ही आ रहा है 8, 7 का आंसर 4 आ रहा है और 5 का आंसर 8 आ रहा है। तो ये आपके पास फंक्शन है। अब आप नेक्स्ट फिगर को देखें, नॉट अ फंक्शन वाली, 10 का आंसर 2 है, 3 का आंसर 3 है, यूनिक आंसर है, लेकिन 5 का आंसर 4 भी आ रहा है, 5 का आंसर 7 भी आ रहा है, तो ये यूनिकनेस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आगे चाहे 7 का आंसर 5 है, 2 का आंसर 5 है, ठीक है, वो यूनिकनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ने, एक एलिमेंट ने यूनिकनेस को डिनाई कर दिया, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। आपने जहन में रखना है कि अगर आप दो सेट्स या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन या रूल डिफाइन करते हैं, तो जो लेफ्ट वाला जो आपकी डोमेन कहलाती है, जो आपका इनपुट कहलाता है, उसके तमाम एलिमेंट का आगे राइट साइड पे आंसर भी मौजूद होना चाहिए और यूनिक आंसर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि लेफ्ट साइड यानी डोमेन आप एक पुट करें, आपको 2 आंसर मिल जाए। आगे मैं मज़ीद इसे क्लियर करूँगा, लेकिन वो फिर जो है नेक्स्ट बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ करके। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह हम अगली एग्जांपल देख लेते हैं, आपके सामने शो हो रही है। हम ऑर्डर पेयर्स की सूरत में भी किसी एक्सप्रेशन को बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। लेफ्ट साइड पे देखें तो फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फैक्शन दी गई है। ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, हम इसे इन सब एलिमेंट को सेट की सूरत में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट आपका इनपुट या डोमेन कहलाती है और सेकंड एलिमेंट रेंज या आउटपुट कहलाती है, इमेज कहलाती है। अब इसमें ऑब्जर्व करें, 4 इसका आंसर 12 आया, 5 का आंसर 15 आया, 6 का आंसर 18 आया, 7 का आंसर 21 आया, 8 का आंसर 24 आया। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में जो आपके पास इनपुट है उसमें रेपिटेशन आई हो, कि इनपुट आपके पास एक और आगे उसके 2 आंसर आ रहे हो। अब आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें, नॉट अ फंक्शन, उसमें 4 का आंसर 12 भी आ गया है, 4 का आंसर 15 भी आ गया है, इस पे गौर कीजिएगा। बाकी 5 का 18, 5 का 21 आ गया, 6 का 24। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो डोमेन की रेपिटेशन आ गई है। आपके पास ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कंप्यूटर के अंदर कहें कि मैंने वीडियो देखनी है और ऑडियो चल जाए, आप इमेज पे क्लिक करें और वीडियो चल जाए, बल्कि जो आप इनपुट डालेंगे आउटपुट भी आपको वही मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखें तो एक ही एक्सप्रेशन, एक ही रूल के तहत 4 का आंसर 12 भी आ गया है, 4 का आंसर 15 भी आ गया है, ये पॉसिबल नहीं है। ये रिलेशन तो हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा मैथमेटिकली। अब नेक्स्ट देखें तो 5 का 18 आंसर आया है, 5 का 21, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, लेफ्ट वाला फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इससे आगे हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले प्रीवियसली हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया। अब किसी भी फंक्शन को कितने तरीक़ों से शो किया जा सकता है वो यहाँ आपके सामने शो हो रहा है। उसको हम सबसे पहले एक ही स्लाइड के अंदर देख लेते हैं, फिर मैं सेपरेटली इनको एग्जांपल से शो करूँगा। हम किसी भी फंक्शन को आपके पास फर्स्ट प्लेस पे शो हो रहा है, वर्बली बयान कर सकते हैं बाय अ डिस्क्रिप्शन इन वर्ड। मतलब किसी स्टेटमेंट के अंदर, किसी एक जुमले के अंदर बता देना कि फ़लाँ वाला प्रोसेसर जो है, फ़लाँ वाला रूल फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली बाय अ टेबल ऑफ वैल्यू। आप एक फंक्शन का, एक रूल का टेबल बना लें और उस टेबल को देख के बता दें कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसी तरह से हम किसी भी रूल को विजुअली या उसका ग्राफ बना के भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए बाद में जाके हम स्पेशली एक टेस्ट यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अलग से आपको डिटेल में बताता हूँ। और लास्ट में हम अलजेब्राइकली भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी रूल को बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। मतलब कि बाय यूजिंग एन एक्सप्लिसिट फार्मूला, कोई स्पेसिफिक फार्मूला बना के भी हम दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन है या ये वैल्यू फंक्शन नहीं है। अब ये जो चारों तरीके हैं इनको हम अलग अलग तरतीब से डिस्कस करते हैं, तब इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारा सबसे पहला मेथड, वर्बली या बाय अ डिस्क्रिप्शन इन वर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को बजाय कोई फार्मूला बना के दिखाने के, बजाय कोई ग्राफ बना के दिखाने के, बजाय कोई टेबल बना के दिखाने के, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ों में बयान कर दें कि फ़लाँ वाली वैल्यू, फ़लाँ वाली स्टेटमेंट फंक्शन है, फ़लाँ वाली स्टेटमेंट फंक्शन नहीं है, तो वो उसकी वर्बल प्रेजेंटेशन होगी। जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स आपको मैं शो कर देता हूँ, बाकी बुक के अंदर इसकी शुरू में 4 एग्जांपल्स हैं, आप वो देख लीजिएगा। पहली एग्जांपल है, एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द सर्कल ऑब्वियसली, रूल दैट कनेक्ट रेडियस एंड एरिया इज़ गिवन बाय इक्वेशन A = पाई r स्क्वायर।
with each positive number r there is associated one value of a and we say that a is function of r, that is a equal f of r। आपको पता है कि किसी भी सर्कल के एरिया को हम पाई आर स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं और एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस बिना पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो आर का फंक्शन होगा, ए इक्वल एफ एफ आर। तो ये यहाँ मैंने कोई इसकी ग्राफ वगैरह नहीं बनाई, कोई टेबल नहीं बनाया, सिर्फ स्टेटमेंट की सूरत में बयान किया, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन की वर्बल प्रेजेंटेशन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी आपके सामने शो हो रही है। कॉस्ट ऑफ अ मेलिंग एन एनवेलप डिपेंड ऑन इट्स वेट W। Although there is no simple formula that connect W and cost C, the post office has a rule for determining C when W is known, and rule is C equal F of W। इसी तरह से एक आपके पास मेलिंग ऑफिस है, तो एनवेलप की जो मेलिंग कॉस्ट है वो उसके वेट पे डिपेंड करती है। यकीनन वेट कम ज़्यादा हो तो कॉस्ट भी कम ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कॉस्ट चूँकि वेट पे डिपेंड कर रही है, तो ये फार्मूला होगा आपके पास C इक्वल एफ ऑफ W टाइप का। यहाँ भी हमने कोई टेबल नहीं बनाया, कोई ग्राफ नहीं बनाया, तो इसलिए ये भी वर्बल डिस्क्रिप्शन होगी। इस टाइप की आप बहुत सारी एग्जांपल्स देख लेते हैं, बुक के अंदर 4 एग्जांपल दिए हैं, आप शुरू में वो देख लीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है न्यूमेरिकली आर बाय यूजिंग अ टेबल ऑफ वैल्यूज़। इसमें एक साइड पे एग्जांपल दी गई है, दूसरी साइड पे आपके पास टेबल भी शो हो रहा है, जो कि एक्चुअली बुक की ही एग्जांपल है। हम किसी भी फंक्शन को टेबल के ज़रिए से भी बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन दी गई है मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर 1900 से लेकर 2010 तक, और यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएशन भी दिखाई गई है कि मसलन 1900 के अंदर जो है 1650 मिलियन पॉपुलेशन थी दुनिया की, और फिर मुख्तलिफ अदवार के अंदर बढ़ती चली गई। 2010 के अंदर आके तकरीबन 6870 मिलियन दुनिया की पॉपुलेशन हो चुकी थी। अब यकीनन उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो यहाँ आप गौर करें तो आपके पास पॉपुलेशन जो है टाइम पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, दुनिया की आबादी भी बढ़ती चली गई। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं इफ़ population representing by P and annual increase is representing by time t, then P depends upon T and P will be the function of T। तो न्यूमेरिकली हम किसी भी फंक्शन को टेबल से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एग्जांपल आसान सी है, आपके सामने शो हो रही है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी एग्जांपल बयान कर सकते हैं। अब इसे मज़ीद क्लियर करते हैं एक और एग्जांपल से। एक साइड पे आपके पास टेबल शो हो रहा है, फंक्शन है, और एक साइड पे फंक्शन नहीं है। फंक्शन है, इसमें देखें तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को इनपुट या डोमेन का नाम दिया हुआ है, कैपिटल एक्स से प्रेजेंटेड है, कैपिटल वाई को हमने रेंज का नाम दिया हुआ है, हमारी आउटपुट होगी। अब देखें तो -3 का आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फंक्शन चाहे जो भी हुआ 6 आया, 0 का आंसर 8 आया, 3 का आंसर 20 आया, 8 का आंसर 4 आया, -10 का 8 आ गया। यहाँ डोमेन में रेपिटेशन नहीं है, डोमेन के एलिमेंट का आंसर जो है वो आगे एक ही आना चाहिए। अब आगे गौर करें, नॉट अ फंक्शन, -2 का आंसर 6 आया, लेकिन आप थर्ड प्लेस पे जाएँ तो -2 का आंसर 20 भी आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। आप इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट आपके पास 1 आएगी। इनपुट एक ही टाइम के अंदर 2 मुख्तलिफ नहीं हो सकती। फिर 0 का आंसर 8 है, 7 का 8 है, -7 का 4 है, -8 का 8 है। सेकंड प्लेस वाले सेट में 2 एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस के अंदर एक के 2 इमेज नहीं बन सकते। होप सो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इससे आगे जैसा कि आपको बताया गया है, विजुअली हम एक ग्राफ के ज़रिए से भी बयान कर सकते हैं कि हमारे पास दी गई फिगर फंक्शन है या नहीं है। पहली फिगर आपके सामने शो हो रही है, इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने इनपुट्स डाल दी हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास आउटपुट्स होंगी। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हम कोई वैल्यू चेंज करेंगे, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू कहलाती है। अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास डिफरेंट आंसर आते चले जाएंगे, जो कि हमारे पास रेंज या हमारे पॉसिबल इमेजेस या पॉसिबल आंसर्स या आउटपुट कहलाती है। अब दूसरी फिगर को देखें तो उसमें स्पेसिफाई करके बताया गया है कि अगर आप एक साइड पे स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 2 3 जनरली करके एक्स, तो वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आपके पास डिफरेंट आंसर आते चले जाएंगे। और फिर जब आप इन दोनों एक्सिस को गिवन पॉइंट्स पे मिलाएंगे तो आपके पास एक ग्राफिक बनती चली जाएगी। वो ग्राफिक जो है दिए गए फंक्शन को प्रेजेंट करेगी। होप सो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मेथड अलजब्राइकली या कोई स्पेसिफिक फार्मूला लगा के भी हम दी गई एक्सप्रेशन को बता सकते हैं कि वो हमारे पास फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। लाइक f of x equal to x minus 1 and g of x equal x square. f is function of x depending upon x, g also depending upon x। तो स्पेसिफिक फार्मूला लगा के भी हम किसी एक्सप्रेशन को बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब अगर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया है उसको समराइज़ करें तो आपके सामने एग्जांपल और उसकी नेगेटिव एग्जांपल शो हो रही है। टेबल के रिस्पेक्ट से देखें, मैंने ये सारा पीछे डिस्कस कर लिया है। तो टेबल में एक फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है।
इसी तरह से सेट ऑफ पॉइंट्स के अंदर बात कर ली जाए रिलेशन की सूरत में, ऑर्डर पेयर्स की सूरत में, एक एग्जांपल है फंक्शन की, एक एग्जांपल फंक्शन ना होने की वजह उसमें यह है कि डोमेन की रेपिटेशन होगी। ग्राफ एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल नहीं है। मैंने अभी ग्राफ का छोड़ दिया है, अभी आगे जाके हम वर्टिकल लाइन टेस्ट डिस्कस करेंगे। और मैपिंग डायग्राम में भी जैसा कि मैंने बताया, जो शुरू में डेफिनेशन की थी हमने, तो एक फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है। अब ये सारी समरी जो अभी हमने डिस्कस की है, जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, इनको अप्लाई करेंगे और एक एक एग्जांपल जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने बताया, हम डोमेन और रेंज फाइंड कैसे करनी है, डोमेन कटर्स कौन से होंगे, वो ज़रा देख लेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो हमने बार बार एग्जांपल्स के अंदर डोमेन और रेंज का जिक्र करना है। तो डोमेन कटर या डोमेन इश्यूज़ कौन से हैं, मतलब कौन सी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो डोमेन में शामिल नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ। अगर आपके पास पॉलिनॉमियल दी जाए, वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, या उससे ज़्यादा डिग्री की भी हो सकती है, तो आपने सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिसकी वजह से आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बने। नेक्स्ट देखें, फॉर अ क्वोशंट अवॉइड टू यूज़ वैल्यू विच गिव्स जीरो इन डिनोमिनेटर। ऑब्वियसली अगर आपके पास क्वोशंट वाली वैल्यू हुई, यानी बटा की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में आपने कोई ऐसी वैल्यू, कोई डोमेन या कोई इनपुट ऐसी आपने यूज़ नहीं करनी जिसकी वजह से डिनोमिनेटर के अंदर जीरो आ जाए, क्योंकि वो अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। फॉर स्क्वायर रूट अवॉइड टू यूज़ वैल्यू विच गिव नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए तो ऑब्वियसली हम रियल वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक टैग आगे कम्प्लेक्स नंबर की भी आती है, लेकिन हमारा जो इनिशियली कंसर्न होता है वो रियल नंबर के साथ। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है स्क्वायर रूट के नीचे कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट अनडिफाइंड बन जाएगा, वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर, इमेजिनरी फॉर्मेशन के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए आपने अवॉइड करना है कोई भी वैल्यू ऐसी पुट नहीं करनी जिसकी वजह से स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव आए। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन अवॉइड टू यूज़ वैल्यू विच गिव नेगेटिव ऑफ लॉग। आपको पता है कि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए आपने लॉग ऑफ वैल्यू, लॉग ऑफ फंक्शन जब आए तो कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से नेगेटिव का लॉग आपको लेना पड़े, इसलिए आपने वो वाली डोमेन अवॉइड करनी है। और एंड पे अवॉइड टू यूज़ वैल्यू विच गिव अनडिफाइंड फॉर्मेशन। इन्फिनिटी आपके पास नहीं आनी चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, इमेजिनरी फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप अवॉइड करेंगे। ये रफली से आपको बता दिया है, बाकी फिर जब जैसे जैसे नेक्स्ट एग्जांपल्स आएंगे फिर इंशाल्लाह आपको वो क्लियर होता चला जाएगा। जनाब अब हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ आते हैं। द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ f@1 एंड f@5 एंड सेकेंडली व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसको मैं सेपरेटली दोनों पार्ट्स के लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। ग्राफ दिया गया हुआ है, तो आपने 1 पर और 5 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसी तरह से फिर इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इसको हम सेपरेटली देखते हैं यूजिंग फिगर, यूजिंग ग्राफ। अब अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, मैंने मज़ीद इसे वाज़े कर दिया है रेड लाइन से और पॉइंट्स भी इसके लगा दिए हैं। तो इसमें आप देखें ग्राफ आपका वर्टिकली 1 और डाउनवर्ड जो है -2 तक जा रहा है, और अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो 0 से स्टार्ट होकर 7 तक ऑलमोस्ट जा रहा है। तो किसी भी ग्राफ को ऑब्जर्व करके वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है कि आप उसके हॉरिजेंटल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, और उसके रिस्पेक्ट से वर्टिकल एक्सिस में जो चेंज आएगा वो आंसर के तौर पे इस्तेमाल करते चले जाएंगे। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें कि जब आपने पॉइंट 1 पे पहुँचे तो आपका ग्राफ जो है आलमोस्ट 3 पॉइंट ऊपर गया है। इसी तरह से 2 पे पहुँचे तो वो 4 पे पहुँचा है, और फिर आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस बढ़ते चले गए हैं। तो जब आप 5 पे पहुँचे तो आलमोस्ट -2 से थोड़ा सा ऊपर चलता चला गया। तो एज अ होल अगर आप ऑब्जर्व करें इस फिगर को, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू जब आपने एक्स की जगह 1 पुट किया तो वो तकरीबन 3 यूनिट ऊपर जाएगा। वर्टिकली वाई एक्सिस की तरफ अगर आप ऑब्जर्व करें तो 3 यूनिट तक ये चला जाएगा। सो f@1 आपका 3 के इक्वल आएगा। और जब आप हॉरिजेंटली अलॉन्ग एक्स एक्सिस 5 पुट करेंगे, तो जब आपने 5 पुट किया तो वो डाउनवर्ड ग्राफ जो है वो तकरीबन 0.7 तक गया है, थोड़ा सा नीचे 1 से ऊपर। तो इसलिए आप कहेंगे f@5 पे आपके पास -0.7 आंसर आएगा। इसके लिए आपको ग्राफ ज़रा सामने रखना पड़ेगा। इसके यूनिट्स जो हैं, वैल्यूज़, वो यूनिट कोई सा भी हो सकता है, चाहे मीटर हो, सेकंड हो, पॉपुलेशन वेरिएशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली हमने लिखा है, उसको ऑब्जर्व करना है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप इनपुट अपनी तरफ से डालेंगे तो वाई एक्सिस पे वर्टिकली आपको डिफरेंट आंसर आते चले जाएंगे। उसको लेके आपने दिए गए फंक्शन का आंसर जो है वो लिख लेना है। यहाँ पे फंक्शन की 1 पे वैल्यू 3 आएगी और 5 पे वैल्यू -0.7 आएगी। अब अगर हम एग्जाम्पल 1 के सेकंड पार्ट की बात करें, तो हमें कहा गया है कि आपने ग्राफ को यूज़ करते हुए डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो अगर आपके पास ग्राफ की 1 हो तो डोमेन रेंज फाइंड करने का कोई इशू नहीं होता। वेरी सिंपल, आपने जस्ट ये ऑब्जर्व करना है कि आपके पास ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। एक एक्सिस पे जो आपकी ग्राफिक अलॉन्ग हॉरिजेंटली जहाँ से ग्राफिक स्टार्ट होगी उसे आपने डोमेन का नाम दे देना है, और विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे जो चेंज आएगा, जो आपके पास पॉसिबल आंसर लीस्ट और मोस्ट होगा, उसे आपने रेंज का नाम दे देना है। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो आपके पास एक्स एक्सिस में इनिशियली
ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और एंड जो है वो 7 तक हो रहा है। इसलिए आप कहेंगे कि आपके पास डोमेन जो है वो 0 से 7 तक होगी। 0 शामिल है, 7 भी शामिल है, इसलिए मैंने इसे क्लोज इंटरवल से शो किया है। और इनके रिस्पेक्ट से जो चेंज है, आपके पास एट लीस्ट वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू -2 है और एट मोस्ट वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू 4 है वाई एक्सिस पे। तो इसलिए आप कहेंगे कि आपके पास रेंज जो है -2 से लेकर 4 तक होगी। बस इतना सा इसका आंसर है। इसमें कुछ टेक्निक इस्तेमाल नहीं हुई, कोई कंसेप्ट नहीं है। बस आपने फिगर को ऑब्जर्व करना है। फिगर को ऑब्जर्व करके जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा हॉरिजेंटली यानी एक्स एक्सिस पे, वो आपकी डोमेन होगी और जहाँ पे एंड होगा वो कह लें कि एंड वैल्यू होगी, एंड पॉइंट होगा, बाउंड्री वैल्यू कह दें। और वर्टिकली जो वेरिएशन होगी उसे आपने लीस्ट से लेकर मोस्ट तक जाना है और रेंज का नाम दे देना है। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने शो हो रही है। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो पहले हम एक पार्ट डिस्कस करते हैं। स्केच द ग्राफ एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज़ 2x - 1। इसकी ग्राफिक भी आपने बनानी है और फिर इसका आपने डोमेन और रेंज भी डिस्कस करनी है। अब अगर हम दिए गए फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है और इसकी फॉर्मेशन बनेगी y = mx + c। m की जगह 2 है और कांस्टेंट की जगह -1 है। तो आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन आ गया, कोई लीनियर पॉलिनोमियल आ गई, कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, तो आपने आंखें बंद करके उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है। बस ये ध्यान में रखिएगा। और ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे इस फंक्शन का y = 2x - 1 था। आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो x आपके पास, बल्कि x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो y -1 आएगा। इसी तरह वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास ये स्पेसिफिक ग्राफ आता चला जाएगा। तो आपने एटलीस्ट 0 से स्टार्ट कर लेना है, 1 2 3 अप टू सो ऑन डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो जब भी कोई लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन आया, तो हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बाकी इसकी डोमेन और रेंज, मैंने डोमेन और रेंज के शुरू में बताया था कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल आई तो आपने सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बने। तो ये 2x - 1 ऑब्वियसली सिवाय इन्फिनिटी के कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको अनडिफाइंड फॉर्मेशन में चेंज करे। इसलिए आप कहेंगे कि इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और आप x की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो आपके पास एज अ होल आंसर जो है वो रियल ही आएगा। सो आप कहेंगे इस फंक्शन की डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसे मैंने ब्लू लाइन से शो किया है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपके सामने शो हो रहा है कि आपने g(x) = x² का ग्राफ भी बनाना है और उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। अगेन ये एक नाउन फंक्शन है, क्वाड्रेटिक वैल्यू से प्रेजेंटेड। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे मैंने कहा कि जब लीनियर फंक्शन आए तो आपने उसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आए तो आपने हमेशा पैराबोलिक शेप बना देनी है। बाकी आप लोग को ग्राफ बनाने का आइडिया होगा ऑल्सो। सिर्फ करना क्या होता है, आप x की वैल्यू हॉरिजेंटली ड्रा करते हैं तो वर्टिकली उसका आंसर आ जाता होता है। बस इतना सा काम करना होता है आप लोगों ने। तो यहाँ अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो इसका ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, ये एक पैराबोला को प्रेजेंट कर रहा है। इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन आप ऑब्जर्व करें तो x² वाली वैल्यू है, आप इसमें कोई नेगेटिव टर्म भी पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। मसलन -1 का स्क्वायर b1 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा। तो इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू का आंसर भी पॉजिटिव आता चला जाएगा। तो इस फंक्शन को ऑब्जर्व करके हम कहेंगे कि इसकी डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज जो है एटलीस्ट 0 आंसर होगा या फिर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ग्रेटर देन जीरोज़ होंगी। तो अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक इसका आंसर आ सकता है। तो इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी रेंज जो है वो 0 शामिल करके इन्फिनिटी तक होगी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है। इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसे डिफरेंस क्वोशंट कहते हैं और ये एनालिटिकल अप्रोच है किसी भी फंक्शन की, कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिकली मैथमेटिकली सॉल्व करना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। इफ़ f(x) = 2x² - 5x + 1 एंड एज नॉट इक्वल टू 0, एवेलुएट फंक्शन ऑफ a + h माइनस फंक्शन ऑफ a ओवर h। इसे h पे डिवाइड कर देना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने सिर्फ करना ये है कि जो फंक्शन गिवन है 2x² - 5x + 1, वहाँ x की जगह एक दफ़ा a + h रिप्लेस करना है, एक दफ़ा a रिप्लेस करना है और फिर दोनों वैल्यूज़ का आपने डिफरेंस ले लेना है। जो आंसर आया उसे आपने h पे डिवाइड कर देना है। तो आपके सामने शो हो रहा है f(x) जो है वो 2x² - 5x + 1 था, तो f(a + h) जो है वो आएगा 2 × a + h का स्क्वायर - 5 × a + h + 1। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आंसर आएगा 2a² + 4ah + 2h² - 5a - 5h + 1। अब आप दिए गए फार्मूला के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इस वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, बड़ा आसान सा काम है, आपने जस्ट इनका डिफरेंस लेना है और सिमिलर वेरिएबल्स जो है उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आंसर 4a + 2h - 5 आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हुए आपने सॉल्व कर लेने हैं, सिर्फ फंक्शन के अंदर दी गई वैल्यूज पुट कर लेनी है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन यू टर्न ऑन अ हॉट वाटर फॉसेट दैट इज कनेक्टेड टू अ हॉट वाटर टैंक,
The temperature of the water depends on how long the water has been running. Draw a rough graph of temperature as function of time that has elapsed since the function was turned on, faucet was turned on. फॉसेट से मराठी टूंटी है। इसमें यह कहा गया कि अगर एक टूंटी से आप पानी, जो कि टूंटी किसी हॉट वाटर टैंक से कनेक्टेड है, उससे आप पानी निकालते हैं तो टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसकी ग्राफ कौन सी होगी। तो ये आपके सामने ग्राफ बन रहा है। इसकी थ्योरी आपने बुक से पढ़ लेनी है। मैं सिर्फ आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ कि इनिशियली जो टैंक आपके पास वाटर टैंक होगा ना, उसका टेम्परेचर आपने कंसीडर करना है कि वो रूम टेम्परेचर की इक्वल है। जैसे ही वो हॉट वाटर टैंक टूंटी के ज़रिए से पानी बाहर निकालेगा तो ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, ये आपके सामने ग्राफ भी शो हो रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मूव करेगा और फिर जैसे जैसे टैंक खाली होना शुरू हो जाएगा तो ऐसा ऐसा एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से फिर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी आपके सामने है, आपने इसकी थ्योरी भी पढ़ लेनी है। तो यही पूछा गया था कि टेम्परेचर पे फ़र्क पे क्या पड़ेगा और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इनिशियली रूम टेम्परेचर की इक्वल होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। और ग्राफ जो है वो रेड लाइन से पहले देखें तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री ऑलमोस्ट वहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ, फिर एक जगह पे आके स्ट्रेट लाइन बन गई, कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर जो है वो फ्लो किया फ्लूइड का। उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हुआ और फिर जो है अपनी असल जगह पे वापस आ गया। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर स्टोरेज कंटेनर विद एन ओपन टॉप हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब, लेंथ ऑफ इट्स बेस इज ट्वाइस इट्स विड्थ, मटेरियल फॉर द बेस कॉस्ट $10 पर स्क्वायर मीटर, मटेरियल फॉर द साइड कॉस्ट $6 पर स्क्वायर मीटर, एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ विड्थ ऑफ द बेस। फिगर आपके सामने शो हो रही है जिसमें यह कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है और जिसका वॉल्यूम जो है 10 मीटर क्यूब है और इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ से 2 गुना है, मतलब 2 गुना ज़्यादा है। और फिर आपने इसकी बेस भी फाइंड करनी है। बेस का आप जब फाइंड करेंगे तो उसकी कास्ट आपके पास 10 पर स्क्वायर मीटर बनती है, मतलब उसका एरिया फाइंड करेंगे तो वो $10 आपको कास्ट पड़ेगी। और साइड्स का अगर आप कास्ट फाइंड करें तो वो $6 पर स्क्वायर मीटर बनती है। तो इसमें यह कहा गया कि आप टोटल कास्ट कितनी होगी वो आप फाइंड करें। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन आपके सामने शो हो रहा है। थोड़ी सी सपोजिशन करते हैं यूजिंग फिगर। कंसीडर विड्थ ऑफ कंटेनर इज़ W, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंथ जो है वो 2W, विड्थ का 2 टाइम, और हाइट को हमने एज का नाम दे दिया। यहाँ से अगर बेस का एरिया हम निकालें हैं तो वो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होगा, तो 2W मल्टीप्लाइड बाय W दैट विल बी 2W स्क्वायर। अब इसको लेके जो बेस की कॉस्ट हमें पड़ेगी वो $10 थी, तो बेस का एरिया 2W स्क्वायर था, उसे आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी $20W स्क्वायर डॉलर। एरिया वन साइड, एक साइड का एरिया जो है वो अगर आप निकालें तो हाइट मल्टीप्लाइड बाई विड्थ होगा तो WH हो गया, और दूसरी साइड में आपके पास लेंथ और विड्थ का मल्टीपल आएगा, बल्कि हाइट और लेंथ का मल्टीपल आएगा, तो दैट विल बी H मल्टीप्लाइड बाई 2WH। तो एज अ होल दोनों साइड की जो कास्ट आपको पड़ेगी वो चूँकि दो साइड्स आ जाएंगी, दोनों इसके फेसेस आ जाएंगे, तो आप WH को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2WH को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो दोनों फेस को यूज़ करते हुए, और इसकी कास्ट जो है वो $6 थी, तो एज अ होल उसे $6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी हैव टोटल कास्ट C इक्वल आ जाएगा 20W स्क्वायर प्लस 6 टाइम ब्रैकेट फैक्टर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 20W स्क्वायर प्लस 36WH आ जाएगा। ये आपके पास टोटल कास्ट है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपने कास्ट को टोटली विड्थ के अंदर कन्वर्ट करना है, फंक्शन ऑफ विड्थ बनाना है, तो इसलिए एज को एलिमिनेट करना होगा। इसलिए आप सेकंड लास्ट लाइन में वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। वॉल्यूम आपको 10 मीटर क्यूब दिया गया है, तो वॉल्यूम में लेंथ विड्थ और हाइट आ जाएगा, तो W 2W और एज को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 10 लिखते हुए जब इसको सॉल्व करेंगे तो एज आपके पास 5/W स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने 5/W स्क्वायर प्रीवियस स्टेप के अंदर पुट करनी है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कास्ट जो है बीइंग फंक्शन ऑफ विड्थ इक्वल आ जाएगा 20W स्क्वायर प्लस 180/W के। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने शो हो रही है, फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। इसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। आपके पास फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। इसकी डोमेन आपने फाइंड करनी है। नीचे सोल्यूशन भी दिया गया है। आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि रियल नंबर के लिए स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। इसलिए इस टाइप का कोई भी फंक्शन आ गया स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, आपने अंडर स्क्वायर रूट जो वैल्यू होगी उससे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जब ऐसा करेंगे तो उसमें से x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ x प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, x की वैल्यू आ गई आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, तो वही आपकी हमेशा डोमेन होगी। लीस्ट वैल्यू आपकी जो x में गिवन होगा वो होगी, और मोस्ट वैल्यू अप टू इनफाइनाइट टाइम तक हो सकती है। सो इन दिस एग्जांपल वी हैव डोमेन इक्वल्स टू क्लोज ओपन इंटरवल -2 टू इन्फिनिटी। तो बस एक बात ध्यान में रखनी है कि अंडर स्क्वायर रूट जो वैल्यू आई उससे आपने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट करना है, उसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपकी लीस्ट डोमेन होगी, लीस्ट पॉइंट होगा, और मोस्ट अप टू इनफाइनाइट टाइम तक जा सकता है। एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट है g ऑफ x इक्वल 1/x अगर -x की डोमेन आपने फाइंड करनी है।
तो जैसा कि मैंने डोमेन कटर्स के अंदर बताया था कि अगर कोई क्वोशंट वाली फॉर्मेशन आ गई, बटा वाली वैल्यू आ गई, तो आपने डिनोमिनेटर के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से आंसर 0 आए। तो हम चेक कर लेते हैं कि किन की वजह से आंसर बटा में 0 आएगा। तो देखें, एक्स अगर माइनस एक्स को आपने इक्वल टू 0 पुट किया, इसकी फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टर आया एक्स इंटू एक्स माइनस 1, उसे इक्वल टू 0 पुट किया। यहाँ से आपके पास एक्स का आंसर 0 और 1 आया। तो इसका मतलब यह है कि आपने डिनोमिनेटर के अंदर 0 और 1 नहीं पुट करना। अगर 0 और 1 पुट करेंगे तो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्मेशन बन जाएगी। सो आप कहेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर डोमेन जो है 0 और 1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। सो वी हैव इन दिस केस डोमेन इक्वल ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1 यूनियन ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर होगा। अब इससे अगला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट। कि किसी भी ग्राफिक को आप अगर चेक करना चाहते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, ऑब्वियसली ग्राफ तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ होगा तो आप ये टेस्ट यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। इसे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने शो हो रही है। अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व मोर देन वंस। ये इसकी स्टेटमेंटल फॉर्मेशन है। अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब ये फिगर देखें, इसमें ग्राफ दिया गया है और जब हमने रेड कलर की एक वर्टिकल लाइन ड्रा की तो उसने ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। सेम टाइम दूसरा ग्राफ देखें, जब हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की तो उसने दिए गए ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट या कह लें कि कट किया है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट पहली फिगर फंक्शन है, दूसरी फंक्शन नहीं है। अब इसकी रीज़न क्या है? एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करें, फर्स्ट फिगर में हमने इनपुट एक दी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक वैल्यू पुट की, वाई एक्सिस एक ही आंसर आया है, यूनिक इमेज आया है। लेकिन सेकंड फिगर के अंदर जब हमने इनपुट एक इंसर्ट की तो उसके बदले में हमें 2 इमेजेस मिले हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को डिनाई करता है। सो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर किसी भी ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे टच करती है वो फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब इससे अगली 3-4 एग्जांपल्स पीस वाइज फंक्शन को लेके हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाम से ऑब्वियसली शो हो रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसके पीस बने होंगे, पार्ट्स बने होंगे, वो पीस वाइज फंक्शन कहलाएगा। अगर प्रॉपर स्टेटमेंट देख लें, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, द फंक्शंस दैट आर डिफाइंड बाय डिफरेंट फार्मूलाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर डोमेन्स आर कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये सिंपल भी हो सकते हैं और आगे स्पेसिफिक टाइप्स भी इनकी हैं, एक दो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट है और नाम से शो हो रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसके पार्ट्स बने होंगे, जिसके पीस बने होंगे, ग्राफ की रिस्पेक्ट से भी और फार्मूला के रिस्पेक्ट से भी, फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट से भी, इस किस्म के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहेंगे। अब पहली एग्जांपल आपके सामने शो हो रही है कि एक फंक्शन दिया गया है जिसके 2 पार्ट्स हैं। तो आपने इस फंक्शन पर -2, -1 और 0 की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इसके बाद इसका ग्राफ भी बनाना है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 डिफरेंट डोमेन्स के लिए इसके 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो इससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। पहला पीस इसका डिफाइन किया गया है कि जब आप एक्स की वैल्यू -1 या -1 से नीचे पुट करेंगे, कम वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव्स की तरफ, तो इस सूरत में आपने फंक्शन की वैल्यू 1 - x के इक्वल पुट करनी है। और जब आप ग्रेटर देन -1 पुट करेंगे तो इस सूरत में फंक्शन को आपने एक्स स्क्वायर के इक्वल यूज़ करना है। और बाकी काम आसान है कि आप इन वैल्यूज़ के अंदर दिए गई डोमेन पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे और फिर उसकी ग्राफिक बना लेंगे। अब हमारे पास दिए गए फंक्शन को लेकर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन्स दी गई हैं -2, -1 और 0। जबकि फंक्शन डिफाइन करके बता दिया है कि जब आप -1 से नीचे या -1 की इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, इस सूरत में आपने फंक्शन का हिस्सा 1 - x की इक्वल पुट करना है। और जब आप ग्रेटर देन -1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर यूज़ करना है। तो आपके सामने सोल्यूशन शो हो रहा है। जब आप एफ ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू -1 यूज़ करेंगे तो आपने फंक्शन इक्वल टू 1 - x पुट करते हुए एक दफ़ा एक्स की जगह -1 दी गई वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करेंगे 2 की इक्वल आंसर आ जाएगा। दूसरी दफ़ा आपने -2 पुट करना है, सॉल्व करेंगे आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप सेकंड पार्ट ऑब्जर्व करेंगे ग्रेटर देन -1 के लिए, तो इस सूरत में फंक्शन आपने एक्स स्क्वायर की इक्वल पुट करते हुए और दी गई डोमेन x इक्वल टू 0 यूज़ करते हुए आंसर निकाल लेना है, जो कि आपके पास 0 की इक्वल आएगा। जस्ट ये वैल्यूज़ निकालनी है और फिर इसका ग्राफ बना देना है। ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है। जब आपने -1 या उससे पीछे वैल्यूज़ पुट की हैं तो उसमें ग्राफ के अंदर कट आया है या इसका एक पीस बन गया है और दूसरा पीस -1 से ऊपर वाली वैल्यूज़ के लिए वो आपका राइट साइड पे शो हो रहा है। तो जब आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास ये ग्राफ आता चला जाएगा। या मैं आपको कहूँगा कि आप प्ले स्टोर से या कोई भी ऐप यूज़ करते हुए ग्राफ मेकर ऐप आपने इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम या मोबाइल के अंदर और उस पे ग्राफ बना लेना है, वो वहाँ से आपको ईज़िली क्लियर हो जाएगा। और अगर हाथ से बनाना है तो फिर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ पहले टेबल बनाना पड़ेगा, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कीजिएगा तो आपको आपका मतलब ग्राफ मिल जाएगा। अब इससे अगली एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की है। हम इसे मॉडुलस भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं, मैयर भी, लेंथ भी, जिस तरह आप मुनासिब समझें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही है। बाद में इसकी एग्जांपल और इसकी ग्राफिक को भी डिस्कस करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर ए, हमने उसे ए का नाम दिया है, डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए
टू ओरिजिन दैट इज़ ज़ीरो ऑन द रियल नंबर लाइन। अगर आपसे ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉड ऑफ अ नंबर, और आगे नंबर ए लिखा होता है या कोई भी नंबर, तो इसका मतलब ये होगा आपने सॉल्यूशन में लिखना है कि इट इज़ एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ नंबर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इतना आपने कहना है। एंड ऑब्वियसली डिस्टेंसेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी हैव मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, बहुत हद हो तो जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव में डिस्टेंस आपने नहीं लेना। फिगर भी आपके सामने शो हो रही है, ए का मार्ड अगर ए पॉजिटिव है या जीरो है तो ए की इक्वल आएगा, अगर ए खुद नेगेटिव है तो इस सूरत में माइनस ए की इक्वल आएगा। मार्ड की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, अभी एग्जांपल में इसको डिस्कस करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स मार्ड। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन के अंदर एक्स मार्ड को डिफाइन करना है। आपके सामने डेफिनेशन इसकी शो हो रही है। एक्स मार्ड विल हैव टू पार्ट्स। इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो सो वी हैव फंक्शन इक्वल टू पॉजिटिव एक्स, एंड इफ एक्स वैल्यू खुद लेस देन जीरो है तो इस सूरत में फंक्शन आपने नेगेटिव्स के साथ माइनस एक्स की इक्वल यूज़ करना है। इतना करते हुए आप इसकी ग्राफिक बनाएंगे। एक्स की जगह अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके सामने राइट साइड पे ग्राफ शो हो रहा है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, और ये ओब्लीक लाइन होगी ऑलमोस्ट 45 डिग्री के साथ, दोनों साइड पे ये आपकी ग्राफिक बन जाएगी। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमने इसकी मैथमेटिक्स बनानी है। ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट होके मैक्सिमम 1 पॉइंट तक जाता है। जब हम इसमें एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो वाई में ये 1 तक जाता है, फिर ये नीचे आता है और डिक्रीज़ होते होते फिर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ओरिजिन पे ही आ जाता है, ज़ीरो पे आ जाता है। तो आपने फिगर को ऑब्जर्व करना है, इसकी पॉइंट जो है करके पॉइंट करने के बाद आपके सामने राइट साइड पे सॉल्यूशन शो हो रहा है। जब आप ऑब्जर्व करें 0 से 1 तक जाएंगे ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो सेम क्राइटेरिया शो हो रहा है कि अगर आप 0 पुट करेंगे वाई पे 0 आंसर आएगा, और मैक्सिमम 1 पुट करेंगे तो आपके पास वाई पे 1 आंसर आएगा। अब इसकी डिटेल जो है वो बुक में दी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये पीस वाइज फंक्शन है, इसका पहला पार्ट बनेगा जब आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 से 1 तक जाएंगे तो वाई एक्सिस पे आपका फंक्शन एक्स की इक्वल आ जाएगा। इसके बाद 1 से 2 तक जब पहुँचेंगे, इसकी अगर पॉइंटिंग करें तो 1 शामिल नहीं है क्योंकि वो प्रीवियस के अंदर हो गया है। 1 से 2 तक जाएंगे तो ये कम होता जा रहा है, कम होते होते अगर इसकी हम मैथमेटिक्स बनाए तो ये 2 माइनस एक्स की इक्वल आएगा, और फिर आगे 2 से आगे आप एक्स की तरफ चले जाएँ तो फिर ओरिजिन पे आंसर आता जा रहा है, रेड कलर आपको सामने शो हो रहा है, सो ये 0 की इक्वल आएगा। तो ये फंक्शन, इसका ग्राफ को आपने ऑब्जर्व करके इसके पॉइंट गिन के आप राइट साइड पे इसका फंक्शन, इसका सोल्यूशन बना देंगे जो कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन के अंदर होगा। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपने टेबल यूज़ करना है, वो इसी सेक्शन के स्टार्ट में दिया हुआ है। वैसे उसकी वैल्यू राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपको दे दी गई है कि आपके पास एक कास्ट फंक्शन है जिसमें वेटेज जब 0 से 1 तक जाएगी तो उसकी ग्राफिक जो है वो 1 तक बन रही है। वेटेज आप 1 से 2 तक लेके जाएंगे तो 1.15 आपको आंसर मिलेगा कास्ट का। जब आप W की वैल्यू 2 से 3 तक पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 1.30 बनेगा। तो आपने सिर्फ जो लेफ्ट साइड पे टेबल दिया हुआ है ना C ऑफ W का, इसमें W की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस पुट करते चले जाना है। अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास 1.00, 1.15 और 1.30, 1.45 आंसर आते चले जाएंगे। फिर आपने उनकी ग्राफिक बनानी है जो कि ब्लू लाइन से प्रेजेंट हो रही है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। इस एग्जांपल, ये बुक की जो मेरे पास एडिशन है एग्जांपल 10 है, इसमें सिर्फ ये कहा गया था कि आपके पास कॉस्ट ऑफ मेलिंग एड्रेस दी हुई थी, तो आपने सिर्फ उसको यूज़ करके उसकी ग्राफिक बनानी है। तो ग्राफ राइट साइड पे बना हुआ है, तो सिर्फ W की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू आती चली जाएगी, दोनों को आप मिला देंगे तो राइट साइड पे आपका ग्राफ बनता चला जाएगा। अब इससे अगला कंसेप्ट हम तकरीबन हर स्टैंडर्ड के अंदर, हर क्लास के अंदर पढ़ते होते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ऑब्वियसली डेफिनेशन आपको पता होगी। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल की जगह उसका नेगेटिव या उसका अपोजिट साइन पुट कर दें, आंसर उसी फंक्शन की इक्वल आए, तो इस सूरत में हम दिए गए फंक्शन को इवन फंक्शन कहते होते हैं। और अगर हम दिए गए फंक्शन में इन्वॉल्व वेरिएबल की जगह उसके अपोजिट साइन के साथ वैल्यू पुट कर दें और आंसर उसी फंक्शन की इक्वल आए लेकिन साइन चेंज हो जाए, तो इस सूरत में हम दिए गए फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। फॉर इवन फंक्शन एफ एट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ एट एक्स, एंड फॉर ऑड फंक्शन एफ एट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के। इसकी एक एग्जांपल भी अभी कर लेते हैं। अब एग्जांपल आपके सामने शो हो रही है, हम तीनों तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या नाइदर इवन नॉर ऑड है। पहला पार्ट दिया गया है एफ एट एक्स इक्वल एक्स पावर 5 प्लस एक्स। आपके सामने सोल्यूशन शो हो रहा है, सिंपल सा है। हम एक्स की जगह जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये साइन चेंज आ जाएगा। तो हम पहले पार्ट के लिए कहेंगे कि हमारे पास दिया गया फंक्शन ऑड फंक्शन है। सेकंड पार्ट के अंदर 1 माइनस एक्स पावर 4 था, जब हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो सेम आंसर आया, सो हम इस सूरत में कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। थर्ड पार्ट एच एट एक्स इक्वल 2x माइनस एक्स पावर 2 है, जब हमने इसे सॉल्व किया तो टोटली डिफरेंट हो गया एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से। इस सूरत में हम कहेंगे कि ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। ये मेरी मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारे पास फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें ऑड पावर्स इन्वॉल्व हो, तो वो या ऑड होगा या नाइदर की फॉर्म में चला जाएगा। और जब टोटली इवन इन्वॉल्व हो, इवन पावर, तो वो इवन फिनोमेना सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है, चेक कर दीजिएगा। आज के सेक्शन की लास्ट डेफिनेशन बाद में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन।
सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आप फंक्शन में इन्वॉल्व वेरिएबल बढ़ाते चले जाएंगे, उसकी वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड कह दें, उससे नेक्स्ट टर्म्स बढ़ाते चले जाएंगे, तो इस सूरत में अगर फंक्शन सेम फिनोमेना शो करे, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए, तो हम दिए गए फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और अगर इन्वॉल्व वेरिएबल्स का मैग्नीट्यूड या उनकी वैल्यू कम पुट करें, उनसे कम पुट करते चले जाएँ और फंक्शन भी सेम बिहेवियर शो करे, उसकी वैल्यू कम होती चली जाए, इस सूरत में हम दिए गए फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इंशाल्लाह फिर बाद में हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो आपको ये सेक्शन पहला जो है ये क्लियर हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट सेक्शन जो है वो करेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ विजिट अस एट लर्निंग विद उस्मान हामिद, ताकि आपको मज़ीद नए लेक्चर्स मिलते रहे।